मुनीबा, मैंने आपको भी अलाउ की है। ठीक है, आप दोनों लेक्चर रिकॉर्ड करें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मटेरियल आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था। अब मैं स्लाइड्स शेयर करता हूँ। ओके जी, क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, इम्पैक्ट्स एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। ये आउटलाइन देख लें। सबसे पहले इन तमाम एरियाज को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेदर, क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगा। उसके बाद हम थोड़ा बॉटम लाइन पे आएंगे। मौसमियाती तब्दीलियां जो हो रही हैं उसको डेवलपिंग वर्ल्ड्स के साथ रिलेट किया जाएगा। फिर लेटर ऑन उसको मजीद बॉटम लाइन पे मैं साउथ एशिया के परस्पेक्टिव में ले आऊंगा। आफ्टर दैट हम इसको पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी लेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों का एक हम ओवरऑल जो है वो एक प्रिसाइज सा ओवरव्यू लेंगे। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेटिक चेंज है वो हमें कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, उसके किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर असरात हो रहे हैं। अडेप्टेशन मेजर्स यानी इसको कैसे टैकल करना है। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक पूरा प्लान है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, ओवरलैप करता है, ऐसे में आपको हेल्प करेगा ये टॉपिक। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, और अगर किसी ने ज्योग्राफिया ऑप्ट किया है तो पेपर टू में, ज्योग्राफिया के पेपर टू में भी आप ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड 11 में आया और 2020 में। वेदर, क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। जी, वेदर का मतलब होता है किसी भी इलाके का, किसी स्पेसिफिक एरिया का जो डे टू डे एटमॉस्फेयर होता है, जो हर बदलते दिन के साथ जो मौसम होता है उसको वेदर कहा जाता है। मसलन किसी इलाके में आज बारिश हुई है, कहीं बर्फबारी हुई है, कहीं मौसम जो है वो क्लाउडी है, कहीं दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है, कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो कहीं हवा में नमी का जो तनासुब है वो पहले से बड़ा है। तो किसी भी लोकल एरिया की जो डे टू डे कंडीशन होती है मौसम की, उसको हम वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट का मतलब होता है किसी बड़े एरिया के अंदर एक तवील अरसे तक बरकरार रहने वाला जो मौसम होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। मसलन विंटर चल रहा है तो ये विंटर बेसिकली क्लाइमेट का पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे ना, कि सर्दी का एक दौरानिया होगा 3-4 माह, और, और उसके अंदर मौसम सर्द होगा, हवा में जो है वो नमी कम होगी। बर्फबारी इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है। सो तो क्लाइमेट का मतलब होता है किसी बड़े एरिया के अंदर एक तवील अरसे तक रहने वाला जो मौसम होता है उसको हम, जैसे मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं, 3-4 महीने जो है वो बारिशें होती रहती हैं सब साउथ एशिया के अंदर। फिर एक समर का मौसम आता है। तो ये जो है वो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब ये होता है कि किसी इलाके के मौसम के अंदर यानी क्लाइमेट के अंदर गैर मामूली तौर पर जो है वो तब्दीलियां आना शुरू हो जाएं, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इसकी अब रिसेंट एग्जांपल देख लें। आपके पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, उन वहां पे स्नोफॉल नहीं हो रही। अब ये एक मौसमियाती तब्दीली है। क्यों? उसकी वजह यह है कि दिसंबर में या इवन दैट के जनवरी के फर्स्ट वीक में चाहे वो बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और बर्फबारी होती है, लेकिन अभी तक बहुत कम जो है इस पे रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये एक गैर मामूली सी तब्दीली है। या हम ये कहें कि जनाब के इस साल जो है वो सर्दी के मौसम में स्कर्दू का टेम्परेचर अगर 30 सेल्सियस पे चला जाए तो ये एक गैर मामूली तब्दीली होगी जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मौसम के अंदर जो गैर मामूली तब्दीली आती है दर्जा हरारत के हवाले से, बारिशों के हवाले से। मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था फ्लड का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पिछले साल 2022 में जो फ्लड आया था उसमें जो क्लाइमेटिक चेंज का एक्सपेक्ट था वो ये था कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर
6 से 7 गुना ज्यादा बारिशें हुई। और ये एक गैर मामूली तब्दीली थी। क्यों? कि उस मौसम के अंदर, या जो आपका रेनी सीजन आता है, मॉनसून, वहां पे इतनी ज्यादा बारिशें होती नहीं है, लेकिन मामूल से हट के बारिशें हुई, जिसकी वजह से वो सिचुएशन जो थी वो फ्लड वाली हो गई। तो मौसम के अंदर जो गैर मामूली तब्दीली आ रही होती है, उसको हम जो है वो क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज इज द ग्लोबल फिनोमिना। इसके जो असरात हो रहे हैं दुनिया के ऊपर, वो बड़े ड्रास्टिक हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में इंटेंस ड्राउट फेस कर रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ड्राई सिचुएशन है, बारिशें नहीं हो रही और खुश्क साली है। पानी में कमी वाक़ हो रही है। फॉरेस्ट फायर, यस, वेरी कॉमन फिनोमिना। पूरी दुनिया में हम हर साल देख रहे हैं कि जंगलात में जो आग लग रही है, ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो रही है। क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से 2 साल पहले ये बलूचिस्तान में फॉरेस्ट फायर हमने देखा। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा, यूएस। तो दीज आर दी consequences ऑफ द क्लाइमेट चेंज। फिर पीपल डिस्प्लेसमेंट इज एन अदर इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियों वजह से पानी में कमी वाक़ हो रही है, या फूड इनसिक्योरिटी होती है, तो वहां से लोग फिर माइग्रेट कर रहे हैं। फिर बहुत समंदर का जो सी लेवल है वो बढ़ना, दुनिया में फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। अभी पाकिस्तान की मिसाल दी है, ग्लेशियर तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम जो भी हमें चीजें नजर आती हैं, वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से रूनुमा हो रही हैं। ग्लोबल फ्रेमवर्क और एग्रीमेंट्स अगर हम देखें, तो एक तो ये है कि पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर जो है प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं हर 10-15 साल के बाद। उसमें मौसमियाती तब्दीलियों को कैसे हैंडल करना है, वो भी शामिल होता है। दूसरा, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ कन्वेंशन हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और लेटेस्टली पेरिस एग्रीमेंट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने के लिए पूरी दुनिया में एफर्ट की जा रही है। इसके अलावा 3 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ दी एक्शंस। इसमें जो पूरी दुनिया के अंदर जो स्ट्रेटजीज ऑप्ट की जाती हैं, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मौसमियाती तब्दीलियों को कैसे आपने हैंडल करना है। सबसे पहली चीज जो होती है वो कटिंग एमिशन, कि आप हाइड्रोकार्बन के अखराज को रोकें, क्योंकि वो एक मेजर रीजन है मौसमियाती तब्दीलियों की, जिसकी वजह से प्लानिट का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा ये है जी अडेप्टेशन टू क्लाइमेट इफेक्ट्स, कि अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर नहीं रोक पा रहे, तो फिर आप उससे हिफाजती तदाबीर कैसे इख्तियार करते हैं। मसलन अगर किसी इलाके में हर साल फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम फ्लड्स को रोक सकें, लेकिन वहां पे लोगों का लिविंग स्टाइल, उनके घरों की कंस्ट्रक्शन का डिजाइन चेंज करके उनको इस मुसीबत से जो है वो बचाया जा सकता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के वाले से, वो फाइनेंसिंग है, कि पूरी दुनिया में कंट्रीज किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करें। खासकर जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मामलात को देखने के लिए जो है वो किस तरह से हेल्प करें। मिशन, अडेप्टेशन, और तीसरा जो है फाइनेंसिंग। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा या बैनुल अक़वामी जितने भी इदारे हैं, वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, चले आगे चलते हैं। चेंजिंग क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जी, मौसमियाती तब्दीलियों से जो ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक हैं, वो तरक्की पजीर ममालिक हैं। अच्छा, इनका कार्बन डाइऑक्साइड के जो अखराज के हवाले से इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो नॉर्थ है, सॉरी साउथ है, या फिर हम कह सकते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक, ये दुनिया में सिर्फ 10% कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। 90% जो मिशन है वो इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड की तरफ से है, लेकिन मुतासिर ये ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है? बांग्लादेश है, या इंडिया है, या पाकिस्तान है, या बर्मा है, ठीक है, तो ये मौसमियाती तब्दीलियों से क्यों मुतासिर हो रहे हैं? सबसे पहले तो इनकी जोग्राफिकल लोकेशन आ जाती हैं। तरक्की पजीर ममालिक दुनिया के ऐसे हिस्सों में वाक़ हैं जहाँ पे फ्लड्स और इसी तरह समंदरी तूफान, तो ये ज्यादा उनको जो है वो अफेक्ट करती हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से समंदरी तूफान आते हैं। अब बांग्लादेश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो कोस्टल रीजन्स में होती है, और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे चिटागोंग का इलाका देख लें, ठीक है। तो वह होता क्या है कि जोग्राफिकल लोकेशन, डेंसली पॉपुलेशन जो है,
उनको ज्यादा वनरेबल करती है कि साइक्लोन आएगा तो बड़े पैमाने पे तबाही होगी, लोग अफेक्ट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होगा। फिर सोशियो इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं। ये ममालिक जो हैं इनके पास इतने वसाइल और इतनी सोशल अवेयरनेस नहीं होती कि वो मौसमियाती तब्दीलियों को किस तरीके से प्रॉपरली हैंडल कर सकें। फिर डेंसली पॉपुलेशन है, क्योंकि अगर आप देखें ना पाकिस्तान के जो हमारे फ्लड डेंजर जोन के अंदर जो रीजन आते हैं, वहां पे आबादियों का साइज बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की तकरीबन कोई 170 मिलियन के करीब आबादी जो है वो फ्लड प्रोन एरिया के अंदर आती है। जो बड़े शहर शहर है पंजाब के अंदर है या सिंध में, या के बलोचिस्तान और केपीके में तो लेबल करती है। मसलन अगर आप देखें कराची की आबादी अगर 2 करोड़ है और इसी तरह सिंगापुर की आबादी उनके किसी कोस्टल एरिया की वो 10 लाख है, तो अगर एक ही मैग्नीट्यूड के साथ इन दो सिटीज के अंदर साइक्लोन आएगा तो वो 2 करोड़ वाली आबादी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वहां पे बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं, एज कम्पेयर टू कि 10 लाख आबादी वाला कोई शहर साहिल समंदर के करीब जो शहर होगा। तो ये भी एक वजह है। फिर लेस अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज, ये ममालिक जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज, इनके पास इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, इतने वसाइल, इतने इक्विपमेंट्स, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अडेप्टेशन के हवाले से, कि वो उनको प्रॉपरली अडेप्ट कर सकें, जिसकी वजह से फिर नुकसान इनका ज्यादा होता है। सो मौसमियाती तब्दीली जो है वो इन ममालिक की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इम्पेक्ट कर रही है। अगर आप देखें तो साउथ एशिया में हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे एग्रीकल्चरल एरिया है। जी वॉइस इशू सबको आ रहा है? आज तो मैंने अपनी प्लेस चेंज की हुई है। दोबारा से बताइएगा वॉइस का इशू। अगर सभी को आ रहा है तो फिर मुझे बताएं, समटाइम आपके एरिया साइड से भी नेट का इशू हो सकता है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि साउथ एशिया जो है हमारा खित्ता, ये भी इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों को जो है वो बहुत ड्रास्टिकली फेस कर रहा है। मसलन हमारे खित्ते में दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मॉनसून बड़े अनइवन हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि किसी साल बारिशें ज्यादा होती हैं, किसी साल कम होती हैं। अच्छा, जिन एरिया में ज्यादा होनी होती है कम होती हैं, और जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते वहां पे ज्यादा होती हैं। इसी तरह फ्लैश फ्लड्स साउथ एशिया में आ रहे हैं, और साइक्लोन्स हैं, सी लेवल्स में राइज है, ग्लेशियर तेजी से मेल्ट कर रहे हैं, और इवन दैट के ड्राउट सिचुएशन को भी हमें फेस करना पड़ रहा है। हमारा खित्ता जो है वो तकरीबन यहाँ पे 1.7 बिलियन पीपल्स आर लोकेटेड। और मसला ये है कि ये जो कम्युनिटीज हैं वो ज्यादातर देहातों में रहती हैं, और वहाँ पे उनकी जिंदगी का, उनकी लाइफ का, उनकी फूड का और उनकी माशियत का जो दारोमदार है वो ज़राअत के ऊपर है। और ज़राअत जो है वो अफेक्ट कर रही है जनाब वो पानी की वजह से, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे खित्ते में साउथ एशिया में जो है वो पानी की कमी भी वाक़या हो रही है। इसी तरह हमने एग्जांपल्स लेते हैं अफगानिस्तान की। पिछले 3-4 साल से अफगानिस्तान में जो है वो बारिशें कम होने की वजह से वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस का फिनोमिना बड़ा एक्टिवली डेवलप हुआ है। और इस वक्त अफगानिस्तान की तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब आबादी जो है वो फूड शॉर्टेजेस को फेस कर रही है। And these are all the results of the climatic changing in this region of the South Asia. तो हमारा खित्ता जो है वो सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले रीजन्स में आता है पूरी दुनिया के अंदर। जी यहाँ तक समझ आ गए? कोई इशू तो नहीं है वॉइस का, या अभी जहां तक समझाया है कोई बात समझने वाली हो? आगे चलें जनाब, मैसेज कर दिया करें शॉर्ट सा। चलें जी, अब आते हैं पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जी, जर्मन वॉच एक इदारा है जो कि दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बड़ी अथेंटिक रिसर्च करता है, और इनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। जैसे
आपको पता है कि आईपीपी इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स की रिपोर्ट्स जो होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2023, क्योंकि मैं तो पढ़ता रहता हूँ। मेरा जो रिसर्च का एरिया वो मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर ही है। पीएचडी भी आपको मैंने बताया था, इसी से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो जर्मन वॉच जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाला 7वां मुल्क है। हमारे मुल्क में हीट वेव्स, ड्राउट, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग और सी स्टॉर्म जो हैं ये मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर हम देखते हैं। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हीट वेव्स में शिद्दत से इजाफा हुआ है। कराची की मिसाल ले लें, जहाँ पे हमने देखा कि जून जुलाई में भी आपको पता है कि कोस्टल रीजन्स के अंदर टेम्परेचर 35 से ऊपर नहीं जाता। ओके, मैं कर दूंगा। पब्लिकेशन भी हुई है, ये 2 दिन पहले एक आर्टिकल में मेरा पब्लिश हुआ है जर्नल्स के अंदर, और इसके अलावा दूसरे शॉर्ट आर्टिकल्स तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे। गुड हो गया, अच्छा जबरदस्त। अच्छा, मेरी एक और का स्टूडेंट भी, वो भी कराची में होती है, उसने मुझे बताया कि वो कोई, उसने किसी शॉर्ट सी कोई एनजीओ है उसको लॉन्च किया है इन्वायरमेंट के वाले से, तो मुझे कल वो बता रहे थे, पिक्स वगैरह भी भेजे। तो ये बड़ा एक्टिव एरिया जनाब, मौसमियाती तब्दीलियाँ, पानी, और अगर आप इसमें ग्रो करते हैं, एक्सेल करते हैं, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है वर्ल्ड वाइड। और दुनिया में आपको पता है रिसर्च में जब आप इस फील्ड के अंदर होते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे 3-4 यूनिवर्सिटी से ऑफर हुई थी फेलोशिप की। उसकी वजह ये थी कि ये जो जिस टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ, पानी और मौसमियाती तब्दीलियों, ये पूरी दुनिया में हॉट डिबेटेबल है। वो अलग बात है कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हुई तो मैं नहीं जा सका, लेकिन मुझे 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटी से और एक जापानीज यूनिवर्सिटी से ऑफर थी। चलें नेक्स्ट पोस्ट डॉक के लिए। ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से जो है वो मुतासिर हो रहा है। हमारी ऑलमोस्ट 90% जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड ही पानी के ऊपर करती है। और हमारे रीजन्स के अंदर हमने देखा कि नॉर्थ के जो हमारे माउंटेनियस रीजन है, जो कि ग्लेशियर्स का मेजर सोर्स है, वो तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। शिफ्टिंग सीजन आ रहे हैं जनाब के, मौसमों के अंदर एक बड़े पैमाने पे तब्दीली हो रही है। बारिशें जो हैं वो बड़ी वेरिड पैटर्न के साथ हो रही हैं। और सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाला एरिया है वो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है। और आपको पता है दुनिया के मेजर रिवर सिस्टम के अंदर आते हैं, लेकिन इंडस जो है ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और पंजाब और सिंध का बड़ा इलाका, और इवन दैट के इंडिया के इलाके और कुछ चाइना के, वो इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो हमारे दरिया हैं वो इस वक्त जो है वो वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। और समटाइम्स इन दरियाओं में पानी कहीं ज्यादा शिद्दत से आ रहा है ड्यू टू दी एक्सटेंसिव रेनफॉल, या फिर समटाइम्स रैपिड मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से। तो ये तमाम सिचुएशन जो है ये पूरा इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है उसको भी डिस्टर्ब कर रही है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, इतने वसाइल नहीं है, और पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है। तो हमारे पास इतने फंड्स और इतना पैसे नहीं है कि हम इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी और क्लाइमेट सिक्योरिटी के ऊपर जाएं और उस पर हमें पैसे खर्च करें। इसके लिए भी हमें बाहर से इमदाद की जरूरत है। और लेकिन अभी आप देखें COP28 हुई है, तो उसमें हर साल प्रोमिसेस तो होते हैं कि जी आपको पैसे देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिर अगली कॉन्फ्रेंस आ जाती है। तो ये भी पाकिस्तान, इस हवाले से भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन हम मुतासरा ममालिक की टॉप 10 लिस्ट के अंदर भी आते हैं। अच्छा, चले आगे चलते हैं। हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। सबसे पहले तो फ्लड्स आ रहे हैं जनाब। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान जो है वो ड्रास्टिक फ्लड्स को फेस कर रहा है। पाकिस्तान मॉनसून रीजन में वाक़या है। मॉनसून वो खित्ता है जहाँ पे 90% जो बारिशें हैं वो सिर्फ 3 माह में होती हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और इसकी वजह से फिर दरियाओं में पानी बहुत ज्यादा आता है। पाकिस्तान की तकरीबन कहा जाता है कि 17 करोड़ आबादी जो है वो फ्लड रिस्क एरिया के अंदर है। ये मैप भी मैंने साथ में लगाया हुआ है। ये सारे जो कलर्स एरिया आते हैं ये सारे फ्लड डेंजर जोन के अंदर आते हैं, जहाँ पे जब दरियाओं में पानी आएगा तो फिर बहुत जो है वो खतरनाक तरीके से जो है वो सैलाब आते हैं।
अच्छा, इन फ्लड्स के नतीजे में होता क्या है? इंसानी जानों का नुकसान, जैसे पिछले भी हमने टॉपिक में किया था कि तकरीबन कोई 1700 के करीब लोग जो है वो 2022 के फ्लड्स में हलाक हुए। और इसी तरह 92 में जो जेहलम के अंदर आया था फ्लड, तो वहां पे भी तकरीबन कोई 1600 के करीब इंसानी हलाकतें हुई। 13 में हुई, 10 में हुई। मुआशी नुकसान भी बड़ा होता है। 22 में हमें 33 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पावर्टी राइस, यस, गुर्बत में इजाफा। फिर तकरीबन हमने पढ़ा था कि 7.5 मिलियन लाइफ स्टॉक्स वर किल। तो ये तकरीबन कोई 7 पॉइंट, सॉरी, 7 लाख के करीब जो है वो जानवर भी हलाक हुए इस फ्लड्स में। सो ये क्रॉप डैमेजेस हैं। 50% आपकी जो क्या कहते हैं कॉटन क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय होगी। तो फ्लड्स की वजह से ये नुकसान भी हो रहे हैं, लेकिन ये मौसमाती तब्दीलियों की वजह से हो रहे हैं। दूसरा जो एक इम्पैक्ट हो रहा है वो समुद्री जो लेवल है, सी लेवल है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। अब भाई आप देखें तो अरेबियन सी का जो डाटा है वो 10 टाइम्स लास्ट ड्यूरिंग ईयर्स के अंदर जो है वो इसमें खतरनाक तरीके से साइक्लोन फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी है। पहले कभी सुनते थे कि जनाब कराची में कोई साइक्लोन आ रहा है, अभी तो हर साल ये 2-3 साल के बाद हम ये सुन रहे होते हैं। कराची जो है ये एक मेजर रिस्क एरिया के अंदर आता है। और मौसमाती तब्दीलियों की, अच्छा, इसकी दो वजूहात हैं। सी लेवल का जो राइज हो रहा है, एक तो वजह ग्लोबल है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में इजाफा हो रहा है, तो वेपोरेशन बड़ी एक्टिव हो गई है और समंदरी इलाकों में भी शदीद बारिशें होती हैं। दूसरा, जो पोलर शील्ड मेल्ट कर रही है ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर। आपको तो दुनिया की जो क्या कहते हैं, मैंने आपको एक फिगर भी बताया था, 97% जो बर्फ है जमी हुई वो सारी पोलर रीजन के अंदर है। और अगर ये खुदा ना खासा अगर मेल्ट करेगी तो इससे फिर समुद्री जो लेवल है उसमें बहुत बड़ी तेजी से इजाफा होगा, और ये हो भी रहा है। ये सारा कुछ होना नहीं है, ये हो रहा है। अच्छा, सी लेवल के राइज होने की वजह से हमारे जो कोस्टल एरिया है, अब वो कैसे अफेक्ट करें? सबसे पहले जो लैंड इरोजन होता है, क्योंकि जब समुद्री सतह में इजाफा होता है तो फिर जो क्या कहते हैं वो आपके होते हैं साहिल समंदर की जो जमीन, वो कटाव का शिकार होती है। मैस माइग्रेशन होती है, लोग वहां से मूव करते हैं। लिमिट द फिशिंग एक्टिविटीज, क्योंकि समंदरों में अक्सर तूफानी सूरत हाल लेती है, तो फिर लोग फिशिंग के लिए भी नहीं जाते। डिस्ट्रॉय दी कोस्टल इकोसिस्टम, राइट साइड पे मैंने इकोसिस्टम जो है कोस्टल, उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हो रही हैं। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन ये भी है। अब इसका मतलब क्या होता है साइंटिफिकली? जब समंदरी सतह में इजाफा होता है तो साहिल समंदर के जो इलाके होते हैं वहां पे अंडरग्राउंड जो पानी होता है वो लैंड एरिया की तरफ ज्यादा जो है वो पेनिट्रेट करता है, सिपेज ज्यादा होती है। तो वैसे तो हमें पता है कि जो साहरी इलाके होते हैं वहां पे जो जेर जमीन पानी होता है वो ज्यादा काबिल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा आता है। लेकिन अगर समंदरी पानी के लेवल में इजाफा होगा तो वो साहिल समंदर पे जो इलाके होते हैं जैसे कराची है, तो वहां पे अंडरग्राउंड पानी जो होगा उसमें सॉल्ट कंटेंट मजीद बढ़ जाएगा, और फिर उसको हम इस्तेमाल के काबिल नहीं बना सकते। समटाइम्स आप उसको लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो भी फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो सॉल्ट इंट्रूजन जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। फूड डेथ, यस, ज़रूरी शोबा जो है पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को फूड इनसिक्योरिटी का सामना है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिशें कम होती हैं। अभी आप देख लें कि मैं आज पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि इस साल जो है वो गंदम की फसल जो है उसकी प्रोडक्शन कम होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि विंटर सीजन के अंदर बारिशें नहीं हुई। ठीक है, सो दैट इससे फिर क्या हो रहा है कि आपकी जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। अब पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीलियों से जो फसलें मुतासिर हो रही हैं उसमें गंदम सरफहरिस्त है, क्योंकि गंदम की जो फसल है वो ज्यादातर आपको पता है रबी की फसल होती है, और ये वो सीजन होता है जिसमें बारिशें जो है वो रूटीन से कम होती हैं एज कम्पेयर टू खरीफ की फसल देखें ना, तो चावल उसको तो खैर पानी मिल जाता है आपके रेनी सीजन के अंदर, लेकिन ये ज्यादा डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? पानी के ऊपर। तो अभी फॉर एग्जाम्पल इस सीजन में बारिश नहीं हुई तो अल्टीमेटली वीट की फसल जो है वो अफेक्ट करेगी।
और कुछ इलाके ऐसे भी हैं खरीफ के इलाके जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, चावल की फसल इफेक्ट कर रही है। सो दैट इसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपकी ये फसलें जो है वो मुतासिर हो रही हैं। और पाकिस्तान आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो हमारे जो सिंध और बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे ड्राउट स्पेल में भी इजाफा हो रहा है। और वहाँ पे अगर कुछ लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, ये मुकामी सतह पे लोग फसलें काश्त करते हैं खासकर अपने जानवरों के लिए, तो वो अब कम हो रही हैं। अच्छा, क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से आपकी लाइफ स्टॉक भी इफेक्ट करती है। मसलन पोल्ट्री के लिए, जानवरों के लिए जो चारा है वो नहीं काश्त होता, तो देहातों के अंदर जो लाइफ स्टॉक का शोबा होता है वो भी इफेक्ट करता है। अगला जो इम्पैक्ट है मौसमियाती तब्दीलियों का, वो लैंड स्लाइडिंग है। अब वो कैसे? आप देखें कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न रीजन है वहां पे एक तो बारिशें समटाइम जब मामूल से ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो वो पानी जो होता है वो सिपिश करता है क्या कहते हैं आपकी जो माउंटेन्स होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फिर क्या होता है कि एक क्लाउड ब्रस्ट वाला भी बड़ा अब कॉमन फिनोमिना होता जा रहा है। अब ये क्लाउड ब्रस्ट बेसिकली क्लाउड का फटना होता है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन हो तो इमीडिएटली बहुत ज्यादा बारिश होती है। इससे फिर क्या होता है, ये क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से आपके नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है वो बारिशें मामूल से हटकर होती हैं, और उसकी वजह से फिर लैंडस्लाइडिंग बढ़ती है। उसमें जो एक्टिव कैटलिस्ट आता है वो डिफॉरेस्टेशन भी है। यानी वहां के जो मुकामी लोग होते हैं वो दरख्तों को काट रहे हैं, और जब सरफेस लैंड विदाउट फॉरेस्ट होगी तो फिर लैंड इरोजन ज्यादा जो है वो ड्रास्टिकली होती है, तेजी से होती है, नुकसान भी ज्यादा होता है। अब जब लैंड स्लाइडिंग होती है हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, उसमें फिर होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, समटाइम्स इंसानी जानों का नुकसान भी होता है। टूरिज्म अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये इलाके जो है वो टूरिज्म के हवाले से काफी एक्टिव होते हैं। लेकिन जब ये फिनोमिना होता है तो फिर आप देखते हैं कि न्यूज वगैरह में भी आ जाता है कि आप फलाने एरिया में ट्रेवल करने से अवॉइड करें क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो इस हवाले से भी हम फेस कर रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी खास इलाके में रहने वाले जानवर, परिंदे, पौधे, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि उस इलाके का एक इकोसिस्टम बैलेंस करते हैं और एनवायरनमेंट की जो ब्यूटी है उसको भी बरकरार रखते हैं। लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे मुल्क में बायोडाइवर्सिटी जो है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मसलन हमने देखा है कि पानी जो सॉरी लॉन्ग स्पेल हॉट वेदर इन चोलिस्तान एंड थर एरियाज के अंदर, वहां पे जानवर बड़ी तादाद में मर रहे हैं। इसी तरह वाइल्ड लाइफ जो है वो सफर कर रही है फूड स्कार्सिटी की वजह से। आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस उन इलाकों में जहाँ पे बराह रास्त जो है वो इंसानी मतलब दाखिलत नहीं होती, डेफिशिएंसी वेदर जो, तो जानवर बेचारे अगर वहां पे कोई मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बीमारी का फैलाव हुआ है तो वो वनरेबल होते हैं, वो उसको फेस नहीं कर सकते, मर जाते हैं। इसी तरह अगर किसी इलाके में मौसम बहुत शदीद हो गया है तो जानवर जो होते हैं उनके लिए सिक्योर घर नहीं होते, स्पेस नहीं होती जहाँ पे वो अपने आप को कवर कर सकें। तो वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अगर टेम्परेचर किसी इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जानदार जो होते हैं पौधे वो सारे इससे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सो दैट ये तमाम सिचुएशन जो है वो हमने देखा कि ग्रेजिंग लैंड्स कम हो रही हैं। वो इलाके जहाँ पे जानवर जो हैं वो ग्रेजिंग लैंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आपके अगर बारिशें नहीं होंगी किसी इलाके में तो ग्रेजिंग लैंड जो है वो कम हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, और वहां पे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जानवर जो होते हैं वो फिर मर जाते हैं। तो ये भी हमें इसको भी फेस करना पड़ा है। अगला जो है जी वो रिसीडिंग ग्लेशियर्स है। यस, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे मुल्क में जो ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है उसमें तकरीबन 13,680 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपके माउंटेनियस रीजन्स के अंदर आता है, ठीक है। और उसके अंदर 13% आपके माउंटेन जो है वो टोटली जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स के ऊपर बेस करते हैं। मतलब पाकिस्तान में आपको पता है
सियाचन ग्लेशियर है जो कि दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स में शुमार होता है। हिस्पर है, ब्याफो है, ये सारे बड़े ग्लेशियर्स हैं, हिमालय के अंदर हैं। अब इस पे बड़ी खतरनाक रिपोर्ट्स हैं जनाब के इस सदी के इख्तिताम तक जो है वो हिमालय के 70% ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट कर जाएंगे। और ये वो ग्लेशियर्स हैं जो कि पूरे साउथ एशिया की जो 2 अरब के करीब आबादी है उसकी लाइफ लाइन है, क्योंकि दरिया सारे यहीं से निकलते हैं और उसके पानी से जो है वो फसलें सैराब होती हैं, लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। और पूरा एक इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है वो इन दरियाओं की वजह से। अब जब ये ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो इससे फिर आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाली सिचुएशन जो है वो कितनी हॉरिबल हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, डिप्लेशन ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो मैंग्रोव के जंगलात हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये कुदरती तौर पर साहिल समंदर के किनारों पर उगते हैं और ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड होते हैं। ये जो जंगलात होते हैं ये साहिल साहरी इलाकों को लैंड इरोजन से रोकते हैं, ये साल्ट वाटर की इंट्रूजन्स को रोकते हैं, ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर फिशिंग के लिए। इसके अलावा ये जो कम्युनिटी होती है फिशिंग कम्युनिटीज, ये उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब पाकिस्तान में जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं ये कैसे तबाह हो रहे हैं मौसमाती तब्दीलियों की वजह से। इसकी पहली रीजन कहा जाता है इम्बैलेंस इंडस डेल्टा। इंडस डेल्टा के अंदर पानी जो है वो बैलेंस नहीं है। समटाइम ड्राई सीजन की वजह से जो डेल्टा होता है वो इनको पानी प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये इफेक्ट करते हैं। और सी लेवल राइज होने की वजह से कोस्टल रीजन्स में जो है वो पानी ज्यादा तेजी से इनको हिट कर रहा है और उसके नतीजे में जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं ये तबाह हो रहे हैं। और आप देखें कि 1,32,000 हेक्टेयर के ऊपर ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन और अब इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो सॉरी, तो ये जनाब हमारा जो मैंग्रोव का जो जंगलात हैं ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो है ये बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। इससे फिर साहिल समंदरों पर रहने वाले लोग अफेक्ट कर रहे हैं, साइक्लोन्स का जो है वो बढ़ गया है। सो ये सारी सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। चलें जी, अगली जो मौसमियाती तब्दीली की वजह है वो है कि डेफिशिएंसी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी पानी की कमी का सामना कर रहा है और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 2025 में हम मजीद पानी की शॉर्टेजेस को फेस करेंगे। और पाकिस्तान रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड अमंग द कंट्रीज फेसिंग द एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस। अब हो क्या रहा है, खासकर आपके जो अर्बन एरिया हैं या वो इलाके जो दरियाओं के किनारे बात हैं, वहां पे साफ पानी की जो है वो कमी वाक़ हो रही है। अब वो कैसे, मसलन अगर आप देखें कि जो रिवर्स वाटर होता है ना, जब वो दरिया में पानी का जो फ्लो है वो बैलेंस होगा तो वो वाटर सिपेज होती है। वाटर सिपेज की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका टेबल यानी उसकी जो लेवल होता है वो बरकरार रहता है, जिसकी वजह से हम पानी को पंपिंग के जरिए से निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। असल में आपकी मिसाल दे दूं कि लाहौर का जो शहर है ये दरिया रावी के किनारे वाक़ है। अब रिवर रावी में पानी नहीं होता, जब पानी नहीं होगा तो अंडरग्राउंड